गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल मनीष सर क्लासेस लर्न समथिंग डिफरेंट पे एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास में अपन महात्मा गांधी का टॉपिक लेके चल रहे थे। महात्मा गांधी का जो पार्ट 1 है वो हमने बना लिया है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड भी है। जो नए विद्यार्थी हैं वो जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं महात्मा गांधी का पार्ट 1। आज अपन महात्मा गांधी का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी के उपनाम या उनकी उपाधियां, गांधी जी की प्रसिद्ध पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र और अफ्रीका में गांधी जी की भूमिका, अर्थात गांधी जी अफ्रीका क्यों गए और क्यों नहीं गए। इसलिए आज का जो टॉपिक है काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसलिए करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं ताकि नया वीडियो बनने पर उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। इसलिए करते हैं शुरू। आज गांधी जी का जो सामान्य परिचय ले रहे हैं दोस्तों, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गांधी जी के उपनाम या गांधी जी की उपाधियां। ठीक है, तो देखिए करते हैं शुरू। गांधी जी के उपनाम या उपाधियां। देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो उपनाम है या जो उपाधियां हैं उनमें अपन सबसे पहले लेते हैं महात्मा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी या गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, गांधी जी जो है इनको महात्मा की उपाधि इनको महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। या गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने बुलाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसलिए याद रखना कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है तो मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय दे देता हूं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने गांधी जी को जो उपाधि है वो गांधी जी के सन 1917 के चंपारण आंदोलन के दौरान दी थी। जब गांधी जी ने भारत में चंपारण आंदोलन शुरू कर रखा था, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया था। इसीलिए प्रश्न आ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दी थी? तो कब दी थी? चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका जो जन्म है वो सन 1894 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, याद रखना। इसलिए कलकत्ता के थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का जो नाम है वो शारदा देवी था। इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की संतान है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने भारत का सुप्रसिद्ध राष्ट्रगान भी लिखा था और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन जो है। इसलिए याद रखना, भारत का जो राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बांग्ला के नाम से है। इसलिए याद रखना, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला के नाम से है। और ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थात बांग्लादेश का राष्ट्रगान ओमार सोनार बांग्ला जो है ये भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसलिए काफी बार एग्जाम में आता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित एक और अच्छी बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने एक सुप्रसिद्ध साहित्य लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि। साहित्य लिखने के कारण सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसीलिए याद रखना कि सन 1913 में गीतांजलि नामक साहित्य लिखने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रथम भारतीय भी हैं। इसलिए काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया या प्रदान किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। अब देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार नाम आया है तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, एग्जाम में काफी बार आते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है ये वर्तमान में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, याद रखना, नोबेल पुरस्कार जो है ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल की स्मृति में, अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल साहब हैं, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की, इसीलिए उनकी स्मृति में, उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या शुरू किया गया है। और आज विश्व में सर्वोच्च या सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। चिकित्सा है, साहित्य है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है, शांति है, ये क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन 6 क्षेत्रों में से रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। किसके क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है ना दोस्तों, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें से इसका जो शांति का क्षेत्र है, शांति का जो क्षेत्र है, ये शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप याद कर लीजिएगा। तो शांति का जब ये पुरस्कार या शांति के क्षेत्र में जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो 5 क्षेत्र हैं इसके, इस जैसे भौतिकी, रसायन, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, बाकी जो 5 क्षेत्र बच गए हैं, इनके लिए ये पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। इसलिए याद रखना, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी 5 क्षेत्रों को में दिया जाता है स्टॉकहोम में। क्लियर दोस्तों? इसलिए याद रखना, ये नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की विशेषताएं हैं। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित आपको और बढ़िया फैक्ट बताता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों, इनको अंग्रेजों के द्वारा सन 1913 में ही सर की उपाधि भी दी गई थी। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा सन 1913 में सर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अपन गांधी जी के आंदोलन में पढ़ेंगे। जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो इस कांड से रविंद्रनाथ टैगोर काफी हताश हुए थे या दुखी हुए थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों को सर की उपाधि वापस लौटा दी थी या उनको वापस दे दी थी। इसलिए क्वेश्चन काफी बार आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस घटना के बाद अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी या दे दी थी, तो याद रखना। तो अब देखिए, यहाँ थोड़ा एक विवाद है। मोस्टली जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महात्मा की जो उपाधि है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने न देकर डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने दी थी। कुछ इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को उपाधि महात्मा की नहीं दी थी, बल्कि प्राण जीवन मेहता ने दी थी। इसलिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है। अब आप कहोगे कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो अगर दोनों आते हैं तो आप डॉक्टर प्राण जीवन मेहता को प्राथमिकता देना। ठीक है, अगर प्राण जीवन मेहता ऑप्शन में नहीं है तब आप रविंद्रनाथ टैगोर करके आना। अब देखिए, और भी एक अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। रविंद्रनाथ टैगोर और प्राण जीवन मेहता से संबंधित पता चल गया। अब देखिए, आपको और एक अच्छी बात बताता हूं। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता जो है, ये गांधी जी के ऊपर लिखने वाले पहले विद्वान हैं। डॉक्टर प्राण जीवन मेहता जो है, उन्होंने गांधी जी के ऊपर सन 1911
उन्होंने गांधी जी के ऊपर सन 1911 में पहली एक पुस्तक लिखी है। इसीलिए यूं माना जाता है कि गांधी जी के ऊपर लिखने वाला जो पहला विद्वान है वो कौन है? प्राणजीवन मेहता। इन्होंने सन 1911 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था M.K. गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम। ठीक है, M.K. गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम। ये जो पुस्तक थी ये 1911 में प्राणजीवन मेहता के द्वारा लिखी गई और इससे पहले गांधी जी के ऊपर किसी ने भी पुस्तक नहीं लिखी थी। इसलिए गांधी जी के ऊपर सर्वप्रथम पुस्तक लिखने वाला पहला भारतीय कौन है? डॉक्टर प्राणजीवन मेहता। इसलिए डॉक्टर प्राणजीवन मेहता से संबंधित दो फैक्ट हैं शानदार, आप याद रखना कि इन्होंने भी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी के ऊपर पहली बार किसी भारतीय के द्वारा जब पुस्तक लिखी गई वो भी कौन है? प्राणजीवन मेहता। पुस्तक का नाम है M.K. गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम। ये गांधी जी का एक उपनाम है या उपाधि है जिसके बारे में हमने कर ली है बात। अब करते हैं गांधी जी का अगला उपनाम या दूसरा उपनाम। दोस्तों, महात्मा गांधी को भारतीय इतिहास में राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस नाम आया तो मैं थोड़ा सा इनका सामान्य परिचय दे देता हूं ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है ना, इनका जो जन्म है, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो सन 1897 में उड़ीसा में हुआ था और उड़ीसा का नया नाम हो गया ओडिशा। और ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है कटक। क्या नाम है? कटक। इसलिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 में उड़ीसा के कटक नामक जगह पर हुआ था। कटक नामक जगह पर जिनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। इसलिए जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की संतान थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक में। इसलिए आज भी या वर्तमान में भी कटक में भारत का एक सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही है, जिसे बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो एग्जाम होती है उनमें क्वेश्चन आता काफी बार कि भारत में सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है? कटक में है। और कटक कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है इन्हें भारतीय इतिहास में नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए याद रखना सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बुलाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि है ना, ये विश्व के सबसे बड़े तानाशाही शासक और जर्मनी के सुप्रसिद्ध तानाशाही शासक जिनका नाम था अडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? अडोल्फ हिटलर ने प्रदान की थी। ठीक है, और वहां की जनता ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि है वो किसने दी थी? जर्मनी के तानाशाही शासक अडोल्फ हिटलर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने भारत में या भारतीय जनता को सुप्रसिद्ध नारे भी दिए। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दो प्रसिद्ध नारे दिए गए थे। कितने नारे? दो। जिसमें एक था दिल्ली चलो का नारा, काफी बार आता है ये क्वेश्चन भी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जो दूसरा प्रसिद्ध नारा दिया वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए याद रखना ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक सेना का गठन किया गया था और उस सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। ठीक है, याद रखना आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सन 1943 में सिंगापुर में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसलिए आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी सन 1943 में। और ये जो आजाद हिंद फौज है इसका जो पहला कमांडर है या इसका जो पहला अध्यक्ष है वो कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था, मोहन सिंह को। इसलिए एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन और आप भ्रमित हो जाते हैं।
वो ये पूछता एग्जामिनर आपसे कि आजाद हिंद फौज का पहला कमांडर कौन था या अध्यक्ष कौन था, तो आपका ध्यान जाता है सुभाष चंद्र बोस की ओर। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की है, वो कैप्टन या कमांडर नहीं बने थे इसके। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने सन 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से रेडियो पर भारत को संबोधित करने के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था या गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। इसलिए यह भी अच्छा तथ्य है या फैक्ट है कि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा की उपाधि कब या कहां से दी, तो आउट ऑफ इंडिया से दी, रंगून रेडियो स्टेशन से 1944 में। सन 1935 में अंग्रेजों के द्वारा एक भारत में अधिनियम लाया गया था, कानून लाया गया था, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसमें अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत से काटकर या भारत से अलग कर एक नया राष्ट्र बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि घोषणा की थी, इसीलिए सन 1937 में भारत से एक नया राष्ट्र अलग हुआ या एक नया राष्ट्र उत्पन्न हुआ और उसी देश का और उसी राष्ट्र का नाम पड़ा ब्रह्मा। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा की जो राजधानी थी वो थी रंगून। क्या नाम था? रंगून। इसलिए जो रंगून रेडियो स्टेशन है वो ब्रह्मा में था और ये जो ब्रह्मा है इसे ही वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसलिए याद रखना, जो म्यांमार देश है, म्यांमार राष्ट्र है, उसी का प्राचीन नाम है ब्रह्मा और इसलिए ब्रह्मा ने अपना नाम बदल लिया है, म्यांमार के नाम से हो गया है और जो इसकी राजधानी थी रंगून वो भी बदल ली है। रंगून का भी नया नाम हो गया है, रंगून का नया नाम हो गया ताइपिनला या तीपिनला और म्यांमार का प्राचीन नाम था ब्रह्मा। इसलिए आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस है या इन्होंने जो गांधी जी को उपाधि दी वो है। अब करते हैं गांधी जी का अगला उपनाम, उपनाम नंबर 3, जिसमें गांधी जी का अगला उपनाम है मलंग बाबा। ठीक है दोस्तों, याद रखना मलंग बाबा। तो भारतीय इतिहास में मलंग बाबा के नाम से भी किसे बुलाते हैं या किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। और अब गांधी जी को जो मलंग बाबा की उपाधि है वो किसने दी थी? तो गांधी जी को यह उपाधि अब्दुल गफ्फार खान ने दी थी या अब्दुल गफ्फार खान ने प्रदान की थी। इसलिए याद रखना, गांधी जी को जो है वो मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की? अब्दुल गफ्फार खान ने। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना की इसलिए, देखिए दोस्तों, जब गांधी जी भारत में सन 1930 में अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था या चला रहे थे, इसी दौरान इन्होंने अब्दुल गफ्फार खान के इस संगठन ने इस वाले क्षेत्र में, जिसे बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार के इस संगठन ने गांधी जी के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन देने के लिए लाल कुर्ती आंदोलन चला रखा था। ठीक है, याद रखना, लाल कुर्ती आंदोलन। इसलिए इधर चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और खुदाई खिदमतगार संगठन ने चला रखा था लाल कुर्ती आंदोलन। इसलिए काफी बार ये क्वेश्चन देता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया या खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो जिस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा था भारत में, उसी दौरान उसी समय इस संगठन के द्वारा इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में आज के पाकिस्तान में लाल कुर्ती आंदोलन शुरू कर रखा था गांधी जी के इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी और यहां तक कि बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो
अब्दुल गफ्फार खान है, इनके भी उपनाम है सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। काफी बार ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं कि बादशाह खान किसे कहते हैं और सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। गांधी जी का अगला उपनाम, गांधी जी का जो अगला उपनाम है दोस्तों, इसमें अपन लेते हैं बापू। भारतीय इतिहास में गांधी जी जो हैं इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, और गांधी जी को जो बापू की उपाधि है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने गांधी जी को सर्वप्रथम बापू कहकर संबोधित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो ध्यान से सुनना, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए भारत के दो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी गांधी जी के जो आंदोलन अपन पढ़ेंगे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका होगी, उसमें अपन बात कर लेंगे। अगला उपनाम लेते हैं दोस्तों गांधी जी का, और अगला जो गांधी जी का उपनाम है वो है हार्ड मास। इसलिए याद रखना, भारतीय इतिहास में गांधी जी को हार्ड मास के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को जो हार्ड मास है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, या ये उपाधि गांधी जी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदान की थी। ठीक है, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी को उपाधि दी। अब लेते हैं अगला उपनाम। अगला जो उपनाम है दोस्तों वो लेते हैं जो अंग्रेजी में दिया गया था गांधी जी को, और उसका नाम है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये जो गांधी जी का नाम है वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये गांधी जी को उपनाम जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रदान किया था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। ठीक है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को अंग्रेजी में एक उपनाम दिया गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उसी दौरान गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह उपाधि दी गई, ये उपनाम दिया गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, और ये वही लॉर्ड माउंटबेटन है जो भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसलिए अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी भारत में कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्होंने ही गांधी जी को ये उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं गांधी जी के अगले उपनाम। गांधी जी का जो अगला उपनाम है वो है अर्धनंगा फकीर। गांधी जी का अगला जो उपनाम है वो है अर्धनंगा फकीर। गांधी जी को जो यह उपाधि है वो फ्रैंक्स मॉरिस ने दी थी। इसलिए याद रखना, गांधी जी को जो अर्धनंगा फकीर है वो उपाधि फ्रैंक्स मॉरिस ने प्रदान की थी। इसके अलावा गांधी जी का एक और उपनाम है जो है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर, गांधी जी को जो देशद्रोही फकीर की उपाधि है ये प्रसिद्ध अंग्रेज विंस्टन चर्चिल ने प्रदान की थी, विंस्टन चर्चिल ने। इसलिए विंस्टन चर्चिल महोदय जो है इन्होंने गांधी जी को देशद्रोही की उपाधि दी, और फ्रैंक मॉरिस जो महोदय हैं इन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है दोस्तों, लास्ट और अंतिम उपनाम लेते हैं गांधी जी का जो है जादूगर। इसलिए भारतीय इतिहास में गांधी जी को जादूगर के नाम से भी बुलाया जाता है। गांधी जी को जो जादूगर की उपाधि है वो शेख मुजीबर उर रहमान ने प्रदान की थी। शेख मुजीब उर रहमान ने प्रदान की थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने शेख मुजीबर उर रहमान ने गांधी जी को जादूगर कहकर संबोधित किया था। शेख मुजीबर रहमान का थोड़ा सा महत्व है इतिहास में, इसलिए सुन लीजिए आप। शेख मुजीबर उर रहमान जो है इन्हें बांग्लादेश का संस्थापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश का संस्थापक। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो दो पाकिस्तान बने थे, एक बना था पूर्वी पाकिस्तान और एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज बांग्लादेश के रूप में दिखाई देता है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसे अपन पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर शोषण प्रारंभ किया तो यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने आवाज उठाई एक अलग प्रांत के रूप में, और इसी आवाज को बुलंद किया शेख मुजीबुर उर रहमान ने। इसलिए जो आज बांग्लादेश है, वर्तमान में जो बांग्लादेश का अस्तित्व है वो इनकी देन है, शेख मुजीब उर रहमान की। इसलिए शेख मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहा जाता है?
बांग्लादेश का संस्थापक, और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर उर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर उर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में प्रति वर्ष 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, और किसकी स्मृति में? शेख मुजीबुर उर रहमान की स्मृति में। इसलिए एग्जाम में काफी बार आता है, क्योंकि अपन 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, अपने यहाँ खुशी का माहौल होता है, और अपने एक पड़ोसी देश बांग्लादेश में गम का माहौल होता है। अब करते हैं दोस्तों गांधी जी का अगला परिचय, जिसमें अपन लेते हैं गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र। तो अब लेते हैं गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं। तो सबसे पहले पुस्तक लेते हैं, वो है लंदन गाइड। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने ना अपने जीवन में लेखक के रूप में जो सबसे पहली पुस्तक लिखी वो है लंदन गाइड। इसके बाद लेते हैं गांधी जी की दूसरी पुस्तक, जिसका नाम है हिंद स्वराज। एग्जाम में ये क्वेश्चन या ये पुस्तक थोड़ी ज्यादा आती है, इसलिए याद रखना हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी हैं, गांधी जी। और गांधी जी जो हैं उन्होंने हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो सन 1919 में गुजराती भाषा में, सन 1919 में गुजराती भाषा में, याद रखना गुजराती भाषा में, अफ्रीका से इंग्लैंड ट्रेन यात्रा के दौरान, अफ्रीका से इंग्लैंड यात्रा के दौरान लिखी थी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, गांधी जी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो सन 1909 में गुजराती भाषा में अफ्रीका से इंग्लैंड यात्रा के दौरान लिखी थी। और इसी पुस्तक में गांधी जी ने पहली बार या सर्वप्रथम स्वराज शब्द की व्याख्या की थी। स्वराज क्या होता है, ये बात गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ही बताया था या बताई थी बात। ठीक है, अब लेते हैं गांधी जी की अगली पुस्तक। गांधी जी की जो अगली पुस्तक है वो भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। इसलिए यह गांधी जी की एक और पुस्तक है जिसका हिंदी में नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंग्लिश में नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये जो पुस्तक है गांधी जी ने सन 1925 में गुजराती भाषा में साबरमती आश्रम में लिखी थी, साबरमती आश्रम में, और 1925 में। और मूल भाषा क्या थी इस पुस्तक की? गुजराती। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता बताता हूं। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ये गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी ने अपने जीवन का सारा परिचय, सारी कहानी, सारी कथा इसी पुस्तक में लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में। इसीलिए ये पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा मानी जाती है। और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं, इस पुस्तक के जो ट्रांसलेटर हैं, अनुवादक हैं, वो प्रसिद्ध इतिहासकार काशीनाथ त्रिवेदी हैं। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट काफी अच्छा है, काशीनाथ त्रिवेदी हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन देगा गांधी जी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अनुवादक कौन हैं? तो काशीनाथ त्रिवेदी हैं। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, इस पुस्तक का जो प्रकाशक है या प्रकाशन जिसने किया, ठीक है, वो अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध प्रेस है जिसका नाम था नवजीवन प्रेस। क्या नाम है? नवजीवन प्रेस। इसीलिए इसी प्रेस के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशक किया गया। ठीक है,
और इनके द्वारा अर्थात काशीनाथ त्रिवेदी के द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। गांधी जी की आत्मकथा है। कब लिखी, कहां लिखी, आपको बता दिया। अब लेते हैं गांधी जी के जीवन की अगली पुस्तक। अगली जो पुस्तक है दोस्तों वो गांधी जी ने तो नहीं लिखी, लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है एंड टू द लास्ट। एंड टू द लास्ट जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। याद रखना, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक एंड टू द लास्ट। और ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से गांधी जी ने अनुवाद किया था। इसलिए काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक का सर्वोदय के नाम से गांधी जी ने अनुवाद किया। तो रस्किन बॉन्ड की अंटू द पुस्तक का गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया था। ये गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। वैसे गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं जो मैं आपको बता दूंगा आगे आंदोलनों के दौरान। अब लेते हैं गांधी जी का एक प्रसिद्ध अखबार या न्यूज़पेपर या समाचार पत्र। गांधी जी ने एक सुप्रसिद्ध अखबार निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का जो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार है ये गांधी जी ने सन 1903 में अफ्रीका की धरती से निकाला था या अफ्रीका की धरती पर इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। और ये जो अखबार था ये गांधी जी के जीवन का पहला अंग्रेजी अखबार था। इसलिए गांधी जी ने अपने जीवन में जो पहला अंग्रेजी अखबार या समाचार पत्र निकाला वो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन, 1903 में अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों। अब आगे की बात कर। गांधी जी का जो अगला अखबार है दोस्तों वो है यंग इंडिया। ठीक है। यंग इंडिया जो अखबार है ये गांधी जी ने सन 1919 में अंग्रेजी भाषा में निकाला था। इसलिए याद रखना यंग इंडिया का प्रकाशन भी गांधी जी ने किया अंग्रेजी भाषा में। गांधी जी के द्वारा एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जिसका नाम था नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन। नवजीवन जो है ये गांधी जी की एक मासिक पत्रिका थी जो गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में थी। तो ये मासिक पत्रिका थी गुजराती और हिंदी भाषा में जिसका प्रकाशन सन 1919 में गांधी जी ने किया था। इसलिए नवजीवन एक मासिक पत्रिका है गुजराती हिंदी भाषा में 1919 में। अगला जो समाचार पत्र है गांधी जी का वो है हरिजन। गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। यह जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन गांधी जी ने सन 1933 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में किया था। ठीक है। और ये जो था ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका जो प्रकाशन है वो गांधी जी ने पुणे से किया था, पुणे से। इसलिए एग्जाम में ये थोड़ा ज्यादा आता है कि हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब या कहां से किया गया। तो 1933 में साप्ताहिक समाचार पत्र था, पुणे से किया और हिंदी और अंग्रेजी में किया। इसलिए याद रखना दोस्तों ये गांधी जी के प्रसिद्ध समाचार पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं। दोस्तों आज के लिए गांधी जी का जो सामान्य परिचय है वो काफी है। बाकी जो परिचय बच गया है वो अपन गांधी जी के पार्ट नंबर 3 में करेंगे। जाने से पहले दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।